सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज दिन का आगाज़ ही कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से हुआ जब कोरंगी में केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई। वहाँ पर आग लगी और तकरीबन 1.5 दर्जन के अफराद अब तक वहाँ अपनी जानों से जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि इन अफराद में 4 सगे भाई भी शामिल हैं। सुबह 10 बजे के करीब लगने वाली इस आग ने तकरीबन पूरी फैक्ट्री को ही जलाकर रख दिया है। इलाका मकीन फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने को आग के फैलने की वजह बता रहे हैं और लेकिन फायर ब्रिगेड देर से क्यों पहुंची इसकी वजह जानना भी बहुत ज़रूरी है। चीफ फायर ऑफिसर जो वहां पर मौजूद थे उनकी जानिब से बताया गया कि फैक्ट्री एक ऐसी जगह पर बनी है जहां पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 2 गली दूर खड़ी करनी पड़ी और आग से झुलसकर जाँ बहक होने की वजह फैक्ट्री में दाखिले का सिर्फ एक ही रास्ता होना है। पिछले 4 साल में फैक्ट्रियों में आग लगने के ऐसे 4 वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें फैक्ट्रियों में एग्जिट पॉइंट्स ना होने की वजह से अमवात हुई हैं। 15 नवंबर 2018 को लांडी शाह लतीफ़ टाउन में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 मजदूर झुलसकर जाँ बहक हुए और एक शदीद जख्मी हुआ था। फिर 22 दिसंबर 2020 को कराची के इलाके न्यू कराची में फैक्ट्री में बॉयलर फटा और उससे 8 अफराद अपनी जान से चले गए। 10 फरवरी 2021 को सिर्फ 2 माह बाद ही बल्दिया टाउन में धागा बनाने की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया हुआ और इसमें भी 3 लोगों की जान गई। आग लगने, बम फटने, इमारत गिरने, जलजला, तूफान या सैलाब आने या किसी भी हादसे या नागहानी सूरत हाल में मुतासर अफराद को जिस कदर जल्द तिब्बी या दीगर इमदाद फराहम की जाए उनकी जान बचने के इम्कानात उसी कदर ज़्यादा होते हैं। लेकिन कराची के रहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं और जब फायर ब्रिगेड को कहीं से आतिशज़दगी की इत्तला मिलती है तो उसे कम वक्त में बहुत ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है। गलियों और सड़कों की चौड़ाई इतनी कम होती है कि वहाँ से मोटरसाइकिल का गुजरना भी मुश्किल होता है। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में लगी आग को मुल्क की तारीख का बदतरीन सनती हादसा करार दिया जाता है जिसे अब 9 साल गुजर चुके हैं। सानिया बल्दिया के बाद कराची की फैक्ट्रियों में मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तब्दीली नहीं हुई। हुकूमत और फैक्ट्री मालकान ने बल्दिया के हादसे से कोई सबक नहीं सीखा और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े सवालात आज भी मौजूद हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात पर फैक्ट्रियों में खिलाफ वर्जी को कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत मजदूरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैक्ट्री मालकान को शायद कोई जहमत ही नहीं देना चाहती। जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जानिब से नोटिस लिया जाता है, कार्रवाई की हिदायत की जाती है और फिर उसके बाद ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। कुछ मुअत्तलियाँ भी होती हैं और थोड़े टाइम गुजरने के बाद वो मुअत्तल हुए अफराद अपनी अपनी जॉब्स पर बहुत ही खामोशी के साथ दोबारा बहाल हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल को क्या रोकने वाला कोई नहीं है। ये सूरत हाल इसी तरह पैदा होती रहेगी, मजदूर झुलस कर मरते रहेंगे। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। शोएब बर्नी डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ कराची के हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, सारा दिन विजिट्स होते रहे, ख़ानदानों को यकीन दहानियाँ भी कराई गई होंगी। ये जिम्मेदार कौन है इस गफलत का? ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, SBCA की जिम्मेदारी के रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे बन गई, एग्जिट पॉइंट्स वहाँ मौजूद नहीं थे, फैक्ट्री मालकान इसके जिम्मेदार हैं। बुनियादी जिम्मेदारी किस पर जाएगी इन जानों की? शोएब जी देखिए अरबाब साहब, बेसिकली तो इसकी जिम्मेदारी जो है हमारे सिस्टम के ऊपर ही जाएगी जो गैर कानूनी तामीरात को होते वक्त नहीं रोकता। जिस वक्त ये गैर कानूनी तामीरात हो रही थी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके साथ साथ महकमा पुलिस है, इन्होंने ये गैर कानूनी रिहायशी 600 गज के प्लॉट पे किस तरह से इतनी बड़ी फैक्ट्री को बनाने की इजाज़त दी गई। अब जब ये फैक्ट्री बन गई फिर इसमें किसने इस फैक्ट्री को वर्किंग की इजाज़त दी, काम करने की इजाज़त दी। जिस तरह से यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विश का कोई मौसर निज़ाम नहीं था, सेफ्टी एग्जिट कंट्रोल के कोई रास्ते नहीं थे कि अगर इमारत में कोई आतिशज़दगी का वाक़या हो जाता तो लोग कहाँ से बाहर निकलते। बेसिकली जब ये आग लगी है सुबह तो कोई ये बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली आग नहीं थी, हल्की नौयत, मामूली नौयत की आग बताई जाती है जो कि अतराफ में मौजूद लोगों ने बताई कि ये शुरू में हल्की शिद्दत वाली आग थी लेकिन इसकी वजह से इतना ज़्यादा जानी नुकसान हो गया कि कितने घरों के चिराग गुल हो गए। अब आप देखें कि ये जो सूरत हाल हुई है इससे अब जब आग लगने का वाक़या हुआ तो उसके बाद वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया,
उसके बाद फिर वो अफसरान की आनियां और जानियां शुरू हो गई, दौरे शुरू हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब भी वहां पहुंचे और दीगर मुताल्लिका महकमों के लोग भी पहुंचे, क्योंकि वजीर आला सिंध ने महकमा लेबर से भी इसकी रिपोर्ट तलब करी और उन्होंने फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उसके बाद अब इस फैक्ट्री की जगह को सील कर दिया गया है, लेकिन जो लोग मर गए, जो दिहाड़ीदार या जो माहाना तनख्वाह पे यहाँ काम करने वाली लेबर थी, उनमें से किसी की भी तनख्वाह 30,000 से ज्यादा भी नहीं होती। शुएब, तो ये जो आपने बताया कि ऐसे कार्रवाई लोग करने का हुक्म दिया फौरन वजीर आला ने, क्या कार्रवाई करने का हुक्म दिया? ये लोग तो मर गए, फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस फैक्ट्री को सील कर दिया, इसके साथ जो बाकी फैक्ट्रीज हैं क्या उनको भी सील किया जाएगा? ये रातों रात तो नहीं बनी, ये फैक्ट्रीज बनने में तो साल साल का अरसा लगता है, साल से काम भी कर रही हैं, अब तक तो इनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक इस वाकये में कोई मालकान को नामजद करने या मुकदमे के इंदराज के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि दिन भर ये जब आग लगी रही तो इसको बुझाने का मरहला जारी रहा। तकरीबन 6.5 घंटे 7 घंटे के बाद फिर जाके इस आग पे इससे काबू पाया गया है। और हादसा होने के रिपोर्ट होने के तकरीबन जो पहली लाश निकली है वो भी 4.5 घंटे के बाद निकली है, जब फायर फाइटर्स अंदर पहुंचे हैं और पहली डेड बॉडी उन्होंने वहां से उठाई है। और फिर उसके 1.5 घंटे के अंदर अंदर 16-17 लाशें निकल आई। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारा फायर फाइटिंग का निजाम कहाँ खड़ा हुआ है। आग लगती है, इस तरह की आग को इब्तदाई 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बुझाया जा सकता था, लेकिन मौसर इकदाम नहीं थे। लोगों ने तो ये कंप्लेन करी कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। बेसिकली ये जो मेहरान टाउन का इलाका है, कोरंगी का इलाका, यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, तंग गलियां हैं। फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियों को इस नारकल को पहुंचाना एक मुश्किल है। इस नारकल गली में पहुंच जाए तो जो बिजली के खंभों पे लगी हुई तारें होती हैं वो उनको काम नहीं करने देती। फिर गली में खड़े हुए ट्रक या जो ट्रॉलर पार्किंग में पहले से खड़े होते हैं उनको हटाना अब एक मुश्किल मरहला है फायर ब्रिगेड के लिए। अगर फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वो कोरंगी एसोसिएशन एंड ट्रेड इंडस्ट्रीज के अंदर ही करीब में मौजूद है, जो कि मेन कोरंगी में ब्रूक चौरंगी पे है। वहां पर हम रोजाना मामूल के मुताबिक देखते हैं कि 2 फायर टेंडर्स खड़ी होती हैं। ये कोई पहला वाकया तो है नहीं फैक्ट्री में आग लगने का, ये सिर्फ पिछले 4 साल में 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा मजदूर अपनी जान से गए। बल्दिया टाउन का वाकया वो सबको आज भी कल किसी बात लगता है, किस तरह से वहाँ 250 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। लेकिन उसके बाद भी कहीं कवानीन में कोई ऐसी तरमीम नहीं की गई, सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई कि इन फैक्ट्रियों को मजदूरों के लिए सेफ़ बनाया जा सके, उनके वहाँ से एग्जिट पॉइंट्स बाकायदा प्रॉपर मौजूद हों। जो फैक्ट्री मालकान है उनको नहीं मजबूर किया गया कि वो इस सिलसिले में काम करें। जी अरबाब साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत सिंध ने जो सानिया बल्दिया टाउन हुआ था, जो कि अली इंटरप्राइजेज में 259 अफराद जिंदा जल के मर गए थे, उस सानिया से सबक नहीं सीखा। सिर्फ 2019 में कराची में जो आग लगने के वाकयात हुए हैं वो 2110 थे। 2020 की बात कर ली जाए तो 1783 आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए कराची शहर में। हमारे पास जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो बहुत खस्ता हालत में थी, उनमें अब कुछ बेहतरी आई है, वो गाड़ियां नहीं आई हैं तो कुछ सिस्टम बेहतर हुआ है। वरना पहले तो फायर ब्रिगेड के पहुंचने के लिए उनके पास ना टायर कारामद होते थे ना फ्यूल होता था। अब यह है कि सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड का महकमा आउट ऑफ जो उसके जो लेबर है वो काम नहीं करती। मतलब अगर उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो वो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं और 4 घंटे सिर्फ कागजात में ड्यूटी करते हैं, वो वर्किंग पे मौजूद नहीं होते। ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, जो फायर फाइटिंग स्टाफ है वो तनख्वाह जरूर ले रहा है लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अलाउंसेस नहीं मिलते, हमें ओवर टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। ठीक है, चलें, फायर ब्रिगेड के इदारे के अपने इशूज हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि रिहायशी इलाके में इस तरह की फैक्ट्रीज तंग गलियों में कैसे बना दी जाती हैं। जब ये बन रही होती हैं उस वक्त इनको रोका नहीं जाता, उस वक्त इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और इस तरह के वाक़ये के बाद फिर हर जगह बात होना शुरू हो जाती है, एक्शंस भी लिए जाते हैं, नोटिस भी लिए जाते हैं, कार्रवाई की हिदायत भी की जाती है, लेकिन फिर उसका फॉलोअप नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब बर्नी डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची के हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है जितना इस पर अफसोस किया जाए वो कम है, लेकिन बात तो तब है कि हुकूमत ऐसे इक़दामात लेके आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। अब ज़रा वफाकी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर आते हैं। कल एक रिपोर्ट पेश की गई आवाम के सामने, वफाकी हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी रखी, बहुत सारे आदाद शुमार वज़ीर आज़म ने खुद पेश किया और उसके बाद अब वज़ीर आला पंजाब ने भी ये फैसला किया है कि वो भी पंजाब की 3 साल कारकर्दगी को आवाम के सामने लेकर आएंगे। अब वो कौन सी ऐसी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है? 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म कह रहे थे कि वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं वज़ीर आला पंजाब, लेकिन अपनी कारकर्दगी को सही तौर पर प्रोजेक्ट करते नहीं हैं।
और कल जो वफाकी हुकूमत ने अदाद शुमार पेश किए वो किस हद तक हकीकत से करीब तर हैं और एक आम आदमी उससे कितना मुतमईन है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। आलिया हमजा मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया साहब, कल हमने देखा 3 साल कारकर्दगी जो पेश की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें वज़ीर आज़म ने 3 सालों में जो कुछ अचीव किया वो तो बताया, लेकिन जो वादे उन्होंने 3 साल पहले किए थे इस कौम से, पुलिस इस्लाहात लानी थी, यूनिवर्सिटी बनानी थी वज़ीर आज़म हाउस में, और बहुत सारे वादे थे, महंगाई कम करनी थी, मुल्की कर्जे कम होने थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। जी आला साहब, पहले आपका इस पर टेक ले लें, फिर जरा फैसल साहब की तरफ भी जाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये ख्याल है कि इस हुकूमत ने अपने वादों से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, और इस हुकूमत को जो जो मुश्किलात आई, आप ये देख लें कि बिल्कुल एक दिवालिया हुआ हुकूमत हमें मिली। उसके बाद आप कोविड का देख लें, आप पुलवामा अटैक का देख लें, आप ये देख लें लोकस्ट अटैक का देख लें, वर्ल्ड वाइड जो सूरत हाल बन रही है, उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी है, वो इन सारी हुकूमतों की ये जो 30 साल बदतरीन कारकर्दगी है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप ये देखें, रिजर्व्स हमें 16 अरब के ऊपर मिले, आज वो 27 अरब डॉलर को जो है क्रॉस कर गए हैं। हमें जो एक्सपोर्ट इतनी कम करके मिली, जो कम की गई, आज पूरे रीजन के एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई हैं। आज हमारा ट्रेड डेफिसिट श्रिंक कर गया है। हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का मिला था, आज 1.8 अरब डॉलर के ऊपर आ गए। टेक्सटाइल्स, जिसके अंदर आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर हमारे सारे ऑर्डर शिफ्ट हो गए थे, आज लूम्स प्रॉपरली चल रही हैं। आज उसके अलावा 15 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट करें, और हमें यह लग रहा है कि हम इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे। आप आईटी सेक्टर को देखें, 2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है। आप हमारे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें, वो इंक्रीज हो गए। 26 मोबाइल नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर सैमसंग शामिल है। वो पाकिस्तान जो मोबाइल इंपोर्ट करता था, आज ना सिर्फ लोकली मैन्युफैक्चर मोबाइल कर रहे हैं, बल्कि उसको इकोनॉमिस्ट की इकोनॉमी हो सकती है, ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। हुकूमत की इकोनॉमी तो हो सकती है, लेकिन ये एक आम आदमी की इकोनॉमी तो नहीं है, जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जो महंगा आटा, चीनी, पेट्रोल, दवाइयां खरीद रहा है, ये उस आम आदमी की इकोनॉमी तो नहीं है। उसका तो इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, मैं इसीलिए सारे के सारे फिगर्स आपके लिए लेकर आई थी, और मैं यही चाहती थी कि आपके तवज्जुह से आवाम को भी हम बता दें। आप ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं WAO की, ग्लोबल फूड प्राइसेस राइज एट रैपिड पेस इन मई, पाकिस्तान लोकस्ट प्लेग्स बिकम एज बिग एज कोरोना वायरस। ठीक है, ग्लोबल फूड प्राइसेस सर्च अगेन, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। ग्लोबल फूड प्राइसेस सर्च अगेन, ये आपकी जो ये आपके ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। 10 of millions plunge into poverty in COVID रिवेक्ड इंडिया। अब ये आपके आ जाए, ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, जहां पर इंडिया के अंदर फूड प्राइसेस सर्च 3 times दैट सप्लाई चेन टेक्स अ हिट। आपका ये फाइनेंशियल टाइम्स देख लें, ग्लोबल फूड प्राइसेस पोस्ट बिगेस्ट जंप इन द डेकेड। ये सारी के सारी पूरी दुनिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि आपका जो FAW UN का जो फूड इंडेक्स है, खुद MNA है, आपके हल्के के भी बहुत सारे अवाम होंगे जिन्होंने आपको वोट दिया, आप उनमें भी जाती होंगी। मेरी एक बात लोगों को आप ये रिपोर्ट्स दिखा के क्या मुतमईन कर सकती हैं? मेरे पास बहुत सारे अवामिल की बात नहीं है। अवाम को मैं यही बताना चाहती हूँ, 10.7% की जो इन्फ्लेशन लास्ट ईयर थी, आज वो 7.9% पर आ रही है। हमें अवाम का एहसास है वो आज भी ज्यादा है। हम उसको कंट्रोल करने के मेजर्स ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह मईशत को संभाले उसको भी संभालेंगे। लेकिन हमारे अवाम इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन ज्यादा, आप ये देखें कि 40% हो रही है पूरी दुनिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग नहीं है, हम मोस्टली चीजें इंपोर्ट करते हैं। आज पहली दफा पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर इन 3 सालों में परफॉर्म करने लगा है। इंशाअल्लाह ताला जब हम 5 साल के बाद जाएंगे तो ना सिर्फ इकोनॉमी कम हुई होगी, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इतना खुद कफील बनाकर जाएंगे कि हमें ये जो अशिया हैं ये दुनिया से नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलें अभी 2 साल बाद आप कह रहे हैं कि आपके लिए मजीद इसमें बेहतरी आ सकती है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा ये टैक्स रेवेन्यू और जो मुख्तलिफ बड़े-बड़े दावे खान साहब की तरफ से किए गए थे, जरा उससे मुतालिक भी आपसे पूछना है। फैसल करीम साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेना। फैसल साहब,
वादों से बढ़ के परफॉर्म किया। आलिया साहबा कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1.5 साल अगर कोविड नहीं आता तो सिचुएशन खासी मुख्तलिफ होती। एग्री करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करता। अब ये जो है वो कोविड से के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताएं, इन्होंने तो कल एक तकरीर की और अपने लोगों को बिठाया और लोगों के खिलाफ जो तकारीर की, हम भी वो ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं जो खान साहब ने इस्तेमाल की। लेकिन ये बताएं, जो गर्दिशी कर्जे 2018 में 1150 अरब थे, अभी वो 2400 अरब पे पहुंच गए हैं। और जो आपके सरकारी इदारों का जो मजमूई कर्जा था 1400 अरब गालिबन था, अब 2400 अरब पे है। मुझे बताएं, गरीब अवाम के लिए रोटी सस्ती हुई है, गरीब अवाम के लिए दवाई सस्ती हुई है, चीनी सस्ती हुई है, या रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हुई है? ये WHO और WFO और पता नहीं क्या क्या बातें मतलब है कि वो कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि इन्होंने क्या चीज़ उसमें जो है गुर्बत की शरह जो है वो 40% बढ़ी है। 20 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे जो है, उनकी जो सर्वे हुई उसकी वजह से। और ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। अब ये बताएं कि इन्होंने किया क्या? इन्होंने कहा था कि हमारे पास 200 मईशत के रस्तू हैं। आज ये वही लोग जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनके ऊपर काम चला रहे हैं। कितने FBI के चेयरमैन चार तो इस्तेमाल हो गए अभी तक। कितने FBI के चेयरमैन चेंज किए हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी मुख्तलिफ सूबों में चेंज किए हैं, कितने IG चेंज किए हैं, क्या क्या कुछ नहीं किया। फिर ये बात करते हैं कि हमने जी करप्शन से साफ पाकिस्तान की बात की थी। अब मुझे बताएं कि इन्होंने नैब को अगवा बराए तावान का इदारा बनाया हुआ है। वो कहते हैं हम इतने पैसे रिकवर कर लिए, लेकिन ये नहीं बताया कितने लोगों को सजा दी है। ये नहीं बताया कि दवाई के स्कैंडल का क्या हुआ, आटे के स्कैंडल का क्या हुआ, चीनी के स्कैंडल का क्या हुआ, रिंग रोड इनके इन 3 सालों में नैब ने 519 अरब रुपए रिकवर किए हैं। आपके 10 सालों में 200 अरब भी रिकवर नहीं कर सकते। जी आलिया साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ से। फैसल साहब कंप्लीट कर लें क्विकली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सजा कितने लोगों को हुई है? अगवा बराए तावान का इदारा बनाया हुआ है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। कितने लोगों को सजा हुई है? आप मुझे कहें कि आप 1 अरब रुपए कमा लो, 20-30 करोड़ रुपए नैब को दे दो, तो आप बाकी पैसे आपके क्लियर हो गए। ये तो अगवा बराए तावान की इदारा बन गया है। आप मुझे बताएं कितने लोगों को आप लोगों ने टांगा है, कितने लोगों को आपने कहा कि सजा दी है कि आप ये जो हम हमारे खिलाफ ये लोग रोज लगे रहते हैं कि ये चोर हैं, फला चीजें। आपके साथ जो लोग बैठे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन तो ओवर टाइम काम कर रही है। रिंग रोड में भी अपने लोगों को बचा दिया। अपनी ATM मशीनों को से पहले वारदातें डलवाते हैं, फिर उनको अपनी कमेटीज के थ्रू और उसके थ्रू जो है कितने लोगों को सजा हुई है, जो आपका पॉइंट नजर आलिया साहबा के सामने रखता हूं मैं। आलिया साहबा, ये 519 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए, 400 अरब रुपए एंटी करप्शन पंजाब ने रिकवर किए। इसमें कितने नून लीग के बड़े बड़े टॉप लीडरशिप के नाम शामिल हैं? इसमें कितने पीपल्स पार्टी वाले शामिल हैं जिनको खान साहब करप्ट कहा करते थे और अभी भी कहते हैं? सबसे पहले तो ना मैं सिर्फ 2 मिनट का आपका टाइम लूंगी ताकि मैं जो है ना रखूं। परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले मैं ज़्यादा वो नहीं करती, मैं तो फिगर्स से बात करती हूँ। परफॉर्मेंस में पीपल्स पार्टी की आपको बताती हूँ। 3 साल कारकर्दगी हमारी, 3 साल कारकर्दगी इनकी। ये जब इनके जो लास्ट 2 इयर्स की परफॉर्मेंस है ना, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो 7.2 बिलियन ड्रॉप किए थे। इंपोर्ट बिल 4.5 बिलियन इंक्रीज किया था। एक्सपोर्ट ये ड्रॉप करके गए थे। ट्रेड डेफिसिट इनका इंक्रीज हुआ था 4.9। शुरू के 3 साल पे आ जाए अली साहब, अभी आखिर के 2 साल तो आपके शुरू ही नहीं हुए। सिर्फ एक सेकंड, शुरू के 3 साल पे नहीं जी, मैं एक सेकंड। इनका जो ये टैक्स रेवेन्यू जो है ना, ये जो टैक्स रेवेन्यू की, और ये मुझे कह रहे हैं कि जी चेयरमैन FBR हमने चेंज किए। मुझे सिर्फ इतना बताने का हक हासिल है कि पीपल्स पार्टी के और अगर PTI के सिर्फ मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूं तो PTI हैज परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। इन्होंने बात की सर्कुलर डेट। अली साहब, पीपल्स पार्टी ने शुरू के 3 सालों में अपने दौर में कितना टैक्स रेवेन्यू जमा किया था? बीमारी कहने सिर्फ एक सेकंड मुझे मैं सारी चीजों के अंदर मुझे एक दफा अगर आप बात कंप्लीट, क्योंकि मैंने अपने पास पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, मैं पूरे डेटा के साथ बात कर रही हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट की बीमारी कह लें, सर्कुलर डेट की बीमारी कह लें, शुरू इन्हीं के दौर से होती। फिर इन्होंने बात की हमने डेट बहुत ज्यादा ले लिया। इनको अगर पता हो जो PMLN का आखिरी 3 साल थे, $30 बिलियन का उन्होंने इंक्रीज किया था। हमारा ये जो साल है ना, $3 बिलियन पर हम आगे और फर्दर हम डिक्रीज करें। हमारा प्राइमरी सरप्लस, हम प्राइमरी ये जो हमारा डेफिसिट है दैट इज इन सरप्लस। ये इनके समझने के लिए काफी है। इन्फ्लेशन पर इन्होंने बात की।
कौन इन्फ्लेशन की बात मुझे सुना रहा है? पीपल्स पार्टी के 4 सालों में डबल डिजिट पर इन्फ्लेशन रहा है। तब तो ना कोविड था, ना इसके अलावा लोकस्ट का अटैक था, ना फूड इन्फ्लेशन। और आलिया साहब, इनके 4 सालों में तनख्वाहें कितनी बढ़ी, मजदूरों की तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ, टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ा इनके 4 सालों में, जरा ये भी बताइए। फिर इन्होंने बात की, देखिए मैं यही इनकी बात कर रही हूं। अगर आप इनके टैक्स रेवेन्यू की तरफ आ जाएं तो इनके टैक्स रेवेन्यू के अंदर तकरीबन इन्होंने इजाफा किया है, दैट इज मतलब ये जो छोड़ के गए थे, मुझे तो दिस इज रियली फनी कि ये जो छोड़ के गए थे ये तकरीबन कोई 1300 के ऊपर छोड़ के गए थे। आज हम 4700 के ऊपर हैं, 22% इंक्रीज हो रहा है। खान साहब ने कहा था कि 8000 अरब होगा पहले साल, ये तो तीसरे साल भी 4700 तक पहुंचा है। अगर आपके फिगर्स भी माने तो। मेरी बात सुने, हम तो अपने टारगेट से भी 22% ज्यादा हैं। 4700 हम कलेक्ट कर चुके हैं। इस महीने भी हमारा टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है। और उसके अलावा मैं बता दूं, हमने 521 अरब रुपए के टैक्स रिफंड दिए हैं। वो रिफंड दिए जो 2009 से नहीं दिए हुए थे। आज अगर हमारे जो बिजनेसमैन है वो आगे अपने यूनिट्स एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसका रीजन यही है कि उन्हें उनके टैक्स रिफंड्स मिले हैं। इतनी जबरदस्त ग्रोथ के साथ के रेवेन्यू हमारा ग्रो किया है, उसके साथ साथ रिफंड्स दिए गए हैं। उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे उसके अंदर मोबाइल फोन्स के ऊपर भी टैक्सेस कम किए गए हैं, पेट्रोल लेवी के ऊपर भी टैक्स कम किया गया है। उसके बावजूद हमारा जो टैक्स रेवेन्यू अचीवमेंट है 22% हाईएस्ट है। देखिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं करें आप जो खान साहब के दावे थे उनके कॉल और उनके फेल की बात करें। कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी गवर्नमेंट में कम किए गए, टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो 8000 अरब पहले साल में होना था वो अगले साल के टारगेट में भी शामिल नहीं। एक सेकंड जी, मैं जी खान साहब की आप बात कर रहे हैं ना, खान साहब ने तो जो परफॉर्म कर गए हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि वी रियली नीड टू अप्रिशिएट दिस थिंग। आज पाकिस्तान के अंदर अमेज़न पाकिस्तान के अंदर है, ई कॉमर्स पॉलिसी हमने यहाँ पर दे दिया है, हमारे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, हमारा आईटी सेक्टर परफॉर्म करे, हमारा टेक्सटाइल चीनी महंगी क्यों है, आटा महंगा क्यों है, दवाएं महंगी क्यों है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के चेयरमैन क्यों बार-बार तब्दील हो रहे हैं, वजीर खजाना बार-बार क्यों तब्दील हो रहा है। सुन ले जी, सुन ले, आपको एक ऐसी इकोनॉमी देकर जाया जाए, आपको कर्जों के जाल में फंसा कर जाया जाए, आप हर चीज इंपोर्ट बेस्ड की जाए। आज आप ये देखें, आपका जो ड्रग्स का रॉ मटेरियल आता था वो आप बाहर से मंगवाते थे। आपने एग्रीकल्चर को इतने बुरे तरीके से तबाह किया था कि आपके फूड सप्लाईज तक बाहर से आती थी, तेल तक आपका बाहर से आता है। और ये हमारे हालात है। आज पाकिस्तान ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में परफॉर्म करे, खान साहब के चौथे साल में भी चीनी बाहर से आ रही है, गंदम भी बाहर से आ रही है। पाकिस्तान वैक्सीनेशन है, मेड इन पाकिस्तान, एक सेकेंड, मेड इन पाकिस्तान वैक्सीनेशंस बन रही हैं, मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बन रहे हैं। हम मेड इन पाकिस्तान, हम किसी चीज के पीछे, हम तो कह रहे हैं हमने जितना इंप्रूव किया और फर्दर इंप्रूव करने के हमेशा चांसेस रहते हैं। यू रियली नीड टू अप्रिशिएट दिस थिंग कि वो एक्सपोर्ट जो ड्रॉप हो रही थी आज $31 बिलियन क्रॉस कर गई है, रिमिटेंसेस $29 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब से 1.8 पर आ गया है। आज आपका ट्रेड डेफिसिट श्रिंक कर रहा है। आपका LSM जो 10 सालों के अंदर ग्रो नहीं किया था आज 14% की ग्रोथ शो कर रहा है। ऑटो सेक्टर ले लें, आपके मोटरसाइकिल्स ले लें, आपका पॉइंट आलिया साहब बड़ी डिटेल से आ गया, जरा मौका दीजिएगा। ठीक है, चलें, आलिया मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोनों मेहमानों से मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फैसल साहब, आपके आखिरी 2 सालों में एक्सपोर्ट्स गिरी, ये करंट अकाउंट डेफिसिट आपके दौर से शुरू हुआ, आलिया साहबा कह रही हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें फिर आपकी तरफ चली जाती हैं, इल्ज़ामात आपकी हुकूमत पर लग रहे हैं। देखें, अब मसला ये है कि अगर इनको 1947 में पाकिस्तान मिल जाता तो ये अंग्रेज़ों के जिम्मे लगाते कि हमें ऐसा पाकिस्तान अंग्रेज़ों में देगा। अब ये खुद नहीं बता रहे कि इन्होंने किया क्या है। ये कह रहे हैं जी वो माजी में हमें ये हुआ और माजी में ये हुआ। भाई आपने 8 साल के पीछे में हुकूमत की,
आपने 3 साल फेडरल में हुकूमत की, आप बताएं कि आपने क्या किया। आप ये जो फिगर्स और ये फेसबुक और ये ट्विटर की बातें छोड़ें, गरीब शहरी की बात करें, गरीब आवाम की बात करें कि आपने गरीब आवाम के लिए क्या क्या वसाइल किए। आपने 1 करोड़ नौकरियों में से कितने लोगों को नौकरी दी, आपने 50 लाख घरों में से कितने गरीब लोगों को घर दिए। लेकिन आप ये नहीं किए, आपने लोगों के घरों को, झोंपड़ियों को जो है ख़त्म किया, तबाह किया। आपने उमरा को जो है अपने जो आपके साथ जो आपके दाएं बाएं हैं उनको सरकारी ज़मीन जिनके कब्जे में की उनके उसको आपने, और आज मैं बताया ना निकाले का क्या हुआ। फिर उसके बाद आप बताएं नौकरियों से तो लोगों को आपने निकाले, लोगों को तो आपने नौकरियाँ दी नहीं है। किधर नौकरियाँ दी आप बताएं, आपने कितने 1 और नौकरियों में से कितने लाख नौकरी दे दी। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, पाकिस्तानियों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। लेकिन फैसल साहब ये एहसास प्रोग्राम चलाए इन्होंने, हेल्थ कार्ड दिए, लंगर खाने बनाए, पनागाहें बनाई हैं। लंगर खाना गरीब के लिए नहीं है, गरीब को आपने रोजगार देना है, गरीब को आपने मजबूर नहीं करना जाके वहाँ पर जाके लंगर खानों में जाके। अब बेनजीर कम सपोर्ट प्रोग्राम को अगर आप असास प्रोग्राम कह दें तो ये तो इसका तो ये तो नहीं है। आप मतलब बेनजीर कम सपोर्ट प्रोग्राम हम अप्रिशिएट करते हैं, आपने काम किया, अच्छा किया, हमारे प्रोग्राम को आपने आगे चलाया है। ठीक है, आपको बेनजीर का नाम चुपता था, आपने नाम तब्दील कर, लेकिन ऑफिशियल इसका नाम तब्दील नहीं हुआ। ये बेनजीर कम सपोर्ट प्रोग्राम का ये एक वो था जिसके प्रोग्राम को हमने जो शुरू किया उसको जिसको हमने आगे बढ़ाना था उसको हमने बढ़ाया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज मुझे बताएं कि केपी में, पंजाब में, इस्लामाबाद में कौन सा ऐसा अस्पताल है कि जो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सकता हो। हाँ, आपने कार्ड दिए, हेल्थ कार्ड दिए, लेकिन उसमें स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी हर अस्पताल में जा सकते हैं। लेकिन हम आपको सिंध में बता सकते हैं लोगों का जो गरीबों का इलाज हो रहा है, जिसमें दिल के मरीजों का इलाज हो रहा है, जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, जहाँ पे साइबर नाइट का ऑपरेशन है, तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। लोग गरीब लोगों का फ्री इलाज वहाँ पर हो रहा है। लेकिन आप नहीं बता सकते, आपने जो तबाह किया है हेल्थ डिपार्टमेंट को, आज भी यंग डॉक्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज लाहौर में हुआ है जो अपने हकूक के लिए बात नहीं करते। ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरियत है। आप ही कहते थे ना कि कोई हकूक के लिए निकलता है, आवाज उठाते हैं, तो उसको आवाज उठाने क्यों आप उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। दूसरी बात है कि आप कहते थे कि अगर वजीर आजम ठीक होगा, वजीर आजम कप्तान ठीक होगा तो टीम उसकी ठीक होगी, अगर टीम करप्ट होगी तो वजीर आजम भी करप्ट होगा। आप मुझे बताएं आपने कितने वज़रा को चेंज किया आज तक। अब मुझे बताएं कि वो बॉल टेम्परिंग में मुलविस थे या अनफिट थे। अगर बॉल अनफिट तो इससे थे कि आपने एक महकमे से दूसरे महकमे को ट्रांसफर किया। इनके ऊपर स्कैंडल्स आते हैं, अपनी कमेटी बनाते हैं, उसके बाद कौन से स्कैंडल का आज तक आपने जो है बताया। ठीक है फैसल साहब, जाहिर है कि 3 साल के बाद ये हुकूमत आवाम में कितनी मकबूल या गैर मकबूल है, इस पर एक छोटा सा सर्वे, एक छोटा सा पोल हमने कराने की कोशिश की ट्विटर पे, और अब लोगों ने जो जवाब दिया इस 3 साल कारकर्दगी पर कि वो कितने मुतमईन है। 71% आलिया साहिबा लोगों ने कहा कि वो आपकी इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। 26% लोग इस सर्वे में मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, और 2% लोग ये कहते हैं कि बस सही है, 50-50 है मामला। तो ये अपने हल्के के अवाम में भी आप जाती होंगी, लोग आपको नहीं बताते महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बड़ा मुश्किल हो गया। ये फिगर्स एक गरीब को आप कैसे, एक मजदूर को कैसे समझाएंगी जो ये फिगर्स आप यहाँ पर बैठकर टीवी पर कोट कर रही हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जब हमें ये कहा जाता है ना, अगर हमें इतना करेज ना होता तो हम ना अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने 3 सालों में कराते। आज तक कोई ऐसा, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। सबसे बात मेरे भाई ने कही, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हम क्यों फिगर्स की बात करते हैं, क्योंकि फिगर्स डोंट लाई। आप फिगर्स को जाकर चाहे स्टेट बैंक की रिपोर्ट से देखें, चाहे आप पीबीएस का डेटा देखिए, आपको ये सारे फिगर्स खुद से माजी की हुकूमतों के ये फिगर्स भी आप कोट करें ना। ये आपने नैब के अंदर ये चीनी 52 रुपए मिलती थी, मुझे नवाज शरीफ के दौर में, जिनको आप करप्ट कहते हैं। 35 अरब की आटा रिकवरी 35 रुपए मिलता था, थे जो ओमनी पेट्रोल भी 100 से नीचे था, बार्गेन की थी। अब आ जाए, इन्होंने कहा, सिर्फ एक सेकंड जी, सिर्फ मैं जवाब में आपको पता है, मैं आपको बता दूं, एलएसएम ग्रो कर रहा है, 14% ग्रो कर रहा है, हर सेक्टर आपकी 9 सनतें ग्रो कर रही हैं। 9 सनतें ग्रो करने का मतलब है आपकी इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है। एक आम आदमी के लिए आलिया साहब ये भी बता दें एलएसएम होता क्या है। ये जो लोग देख रहे हैं इनमें से 90% तो पता ही नहीं होगा एलएसएम क्या होता है। एक सेकंड, सिर्फ देखिए जी, मेरी बात सुने, मैं बता देती हूँ। सनती पैदावार, बड़ी सनती पैदावार, बड़ी सनती पैदावार, यानी अगर सनत चलेगी तो लोगों का रोजगार चलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर, लूम्स फुल कैपेसिटी में चल रही हैं। वहां पर फैसलाबाद में हमारे 2023 तक के ऑर्डर बुक हैं, वहां के ऊपर हमारी वर्कफोर्स शॉर्ट हो गई है। कैन यू इमेजिन? और ये यहाँ पर कह रहे हैं लोगों को हमने बेरोजगार कर दिया। मतलब मैं हैरान हूँ कि हम किस तरह के यहाँ पर आकर बात करते हैं। इनके पास कौन सा ऐसा डेटा है? मेरे पास तो 2 डेटाज हैं।
पावर्टी का भी डेटा है, फीकस आमदनी का भी डेटा है। फीकस आमदनी भी आपकी 1200 से 1600 के ऊपर चली गई है। पावर्टी का जो डेटा है उसमें तो भी अली साहब, ये आमदनी के आपके डेटा के मुताबिक 25% इजाफा हुआ है आमदनी में लोगों की। के लिहाज से आमदनी में 25% इजाफा हुआ है और महंगाई में कितने फीसद इजाफा हुआ है? 100% इजाफा हुआ महंगाई में। मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बात प्लीज कंप्लीट कर लेने दे, बिकॉज मैं फिगर से बात कर रही होती हूँ, मुझे बात कंप्लीट कर लेने। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 139 कंट्रीज में से पाकिस्तान सबसे सस्ता है। ये कोई मेरा डेटा तो नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल डेटा। फिर जब हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, हमने हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तो हम बात करते हैं, कैन यू इमेजिन के 150 अरब के कर्जे की हमें दरख्वास्तें मौसूल हैं, जिसमें से 50 अरब के कर्जे की मंजूरी भी दी जा चुकी है। हम हर तरफ देख रहे हैं गरीब को। ये जो बेटे कह रहे थे मेरे भाई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाज अ फ्रॉड प्रोग्राम, जो जहां पर अपने लोगों को नवाजा जाता था फेक आईडी कार्ड के साथ। आज ये जो एहसास प्रोग्राम है, इसके अंदर 260 अरब दिया जा रहा है और वो उन लोगों को दिया जा रहा है जो नीडी लोग हैं। ये बताने की आवाम को जरूरत है कि हुकूमत अब ये ट्रिकल डाउन करेगी, चाहे वो एहसास प्रोग्राम की बात करें, चाहे वो किसानों को सस्ते कर्जे देने की बात करें, चाहे वो खाद पर सब्सिडी देने की बात करें, चाहे हम ये देखें कि हमने एक बंदे को टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा मलिक साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। और आलिया साहिबा बहुत सारे मुश्किल फिगर्स कोट कर रही थी और बता रही थी कि अब ये मईशत मुस्तहकम होने जा रही है, जो मुश्किल वक्त ये गुजर चुका और अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आने वाले 2 सालों में आवाम तक पहुंचेगा और महंगाई पर हुकूमत आने वाले दिनों में किसी हद तक काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। अब मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत के खिलाफ 2 वाइट पेपर जारी करने जा रही है। मुआशी कारकर्दगी से किस हद तक नून लीग मुतमईन है? खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, कल 3 साल कारकर्दगी वफाकी हुकूमत ने अपनी आवाम के सामने रखी है, पंजाब हुकूमत भी कारकर्दगी आवाम के सामने रखने जा रही है। कल जो कारकर्दगी आवाम के सामने रखी गई, उसको सामने रखते हुए किस हद तक आप मुतमईन हैं, आपकी जमात इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी से? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। मुतमईन तो पाकिस्तान के अवाम को करना है ना। और मैंने आपके प्रोग्राम से पहले जो सरकारी इदारा शुमारियात है, वो हर हफ्ते महंगाई के ऐसे इदाद शुमार जारी करता है जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों को जिनसे उनका ताल्लुक है, जिससे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, हसास कीमतें। अब हसास कीमतें पिछले 10 हफ्ते से, और असल में एक्चुअली तो पिछले 104 हफ्तों से वो 15% से कम नहीं हुई। मसलन जो लेटेस्ट नंबर्स हैं 12 अगस्त के, उस हफ्ते भी इन जो हसास अशियां हैं गुरबा के लिए, उनमें तकरीबन 17% का इजाफा पिछले हफ्ते के मुकाबले में हुआ। और अगर आप उससे पिछले 10 हफ्ते पढ़ लें तो 15.8, 15.5, 16.2, 16.7, 15.7। यानी आपके नाजरीन के लिए ये बात समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों को इमरान खान की हुकूमत ने भूखा कर दिया है। वो अपने बच्चों को आटा, घी, चीनी, दाल खिलाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इतनी होशरुबा महंगाई पिछले 2 साल से, अगस्त 2019 से पाकिस्तान में एशियाई खुर्दोनोश की महंगाई जो है वो 24 महीनों से डबल डिजिट्स में 10% से ऊपर है। और उसमें हमने पहली दफा देखा कि ज़रई जो हमारे देही इलाके हैं वहां भी ये काम हुआ। पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और ये ठीक है, आप बड़े खुशी से बताते हैं कि देखें मोटरसाइकिलें कितनी बिक गई या गाड़ियां कितनी बिक गई, मोबाइल बहुत बिक रहे हैं। बात ये है कि ये वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उन्होंने कोविड के बाद से दोबारा खरीदारी शुरू की है, लेकिन अगर पाकिस्तान में मुस्तकिल गुर्बत बढ़ रही है और जो इदाद शुमार है उनके मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख लोग जो है पिछले 3 सालों में वो खते गुर्बत से नीचे गिर गए। ये वो नंबर्स हैं जो इमरान खान साहब कोट नहीं करते। इमरान खान साहब ये नहीं, कल उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि देखें LNG की देर ताखीर से परचेज की वजह से जो मुस्तकिल दिसंबर 2018 से इनकी नालायकी और नाअहली है, पाकिस्तान को 200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। या चीनी जो है जिसकी, और चीनी और आटा दोनों मिला लें, जिसपे इनका दावा है कि जी बड़ी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। तो जब बम्पर क्रॉप्स हुई हैं तो 4-4 लाख टन, 6 लाख टन गंदम और चीनी क्यों इंपोर्ट हो रही है अचानक? यानी वो मुल्क
जो आज से 3 साल पहले मुस्लिम लीग नून के दौर तक चीनी एक्सपोर्ट कर रहा था, गंदम एक्सपोर्ट कर रहा था, अचानक उस पर ऐसी नौसत आई है कि वो नेट फूड इंपोर्टर है, हमें बार बार वजीर खजाना ये बात बताते हैं। दूसरा ये है कि जो पूरा एहतसाब का नैरेटिव था 3 साल, जिसके ऊपर बुनियाद रखी थी तहरीक इंसाफ ने, वो मुंह के बल नीचे आ गिरा है, क्योंकि किसी पर भी कोई इल्जाम, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग था, चाहे वो करप्शन थी, वो साबित नहीं कर पाए। और एक एक करके अदालतों ने बड़े सख्त फैसले लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा थी कि आपने ये अपोजिशन के कायदीन को जेल में डाला था, आपने उनके हकूक कुचले। आप चूंकि प्लानिंग मिनिस्टर भी रहे नून लीग के दौर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक रिपोर्ट चलाई गई हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी में, उसमें बताया गया कि नून लीग ने अपने 5 साल दौर में जो सड़कों का जाल बिछाया वो सिर्फ 580 किलोमीटर का था, और ये हुकूमत अपने 3 साल में 1700 किलोमीटर से ज़ायद की सड़कें अभी तक बना चुकी है। तो आपकी जमात तो मशहूरी सड़कें बनाने के लिए थी, मोटरवेज बनाने के लिए थी, ये सिर्फ 580 किलोमीटर आपने अपने 5 साल में, यानी 1 साल में 120 किलोमीटर से भी कम का सड़कों का जाल बिछाया आपने। देखिए, इदादो शुमार जो हैं वो अपनी मर्जी के जो मर्जी ये पब्लिश करते हैं, लेकिन हमारी तो हजारों किलोमीटर की मोटरवेज जो है। अब अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर लाहौर मुल्तान और मुल्तान सक्खर मोटरवे जो है, जो हमने बनाना शुरू की, वो इनकी हुकूमत में इसका इफ्तिताह हुआ है, तो क्रेडिट किसको जाए? क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को जाना चाहिए। अगर बहुत सारे जो डैम हैं जिनका इफ्तिताह इस हुकूमत के दौर में हुआ है, ये हुकूमत उसका क्रेडिट नहीं ले सकती, और यही सवाल पूछना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो थकते नहीं थे, डैम से मुताल्लिक तो ये हुकूमत हमें बता रही है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी ने कोई डैम बनाया नहीं है, ये हुकूमत 10 बड़े डैम बनाने जा रही है। 2021 तक 16,000 अरब के कर्जे वो ले चुके हैं, और उसको दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत गरीब दुश्मन और तरक्की दुश्मन है। लेकिन अब खुर्रम साहब, ज़ाहिर है 3 साल इन्होंने गुजार लिए, इस वक्त जो अपोजिशन की तकसीम हमें दिखाई दे रही है वो बड़ा आसान लग रहा है इस हुकूमत के लिए अगले 2 साल भी गुजारना। तो ये इन 3 सालों में इस वक्त आप हुकूमत को 10 में से कितने नंबर देंगे? अगले 2 साल में ज़ाहिर है ये 2 साल और हुकूमत को मिल गए तो बहुत सारी चीज़ें ये बेहतर करने की कोशिश करेंगे, चूँकि अगले इलेक्शन में फिर जाना है, 2023 में फिर फैसला आवाम ने करना है। जी, हुकूमत प्रोपेगेंडा में पास है, हुकूमत मीडिया और अपोजिशन के इस्तेहसाल में पास है, हुकूमत गरीब दुश्मनी और तरक्की दुश्मनी में पास हुई है, लेकिन अवाम की फलाह करने में मुकम्मल फेल और नाकाम है। अवामी फलाह का कोई प्रोजेक्ट जो है ये नहीं कर पाए। पंजाब की आपने बात की, पंजाब में अमन व अमान का बेड़ा गर्क हो चुका है, पंजाब में करप्शन अरूज पर है, पंजाब में तालीम और सेहत जो उनकी बुनियादी फराइज में शामिल है उनके टुकड़े हो गए हैं। और ये जो 17,000 अरब के कर्जे ले लिए इन्होंने, वो उसकी एक नई ईंट भी हमें अपने इलाकों में तो कहीं नजर नहीं आई। तो इनकी हुकूमत तो बिल्कुल फेल है, और उस फेलियर में 2 बातें बेहद जरूरी। एक, इमरान खान की कमजोरी गुलजार साहब ने काम बहुत ज्यादा किया है। खान साहब परसों ही तो बता रहे थे कि वो उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया, उनको प्रोजेक्शन नहीं आती, इसलिए वो लोगों की नजरों तक नहीं पहुंच सके। जहाजों ने वो काम किया जो 50 साल से नहीं कर पाए थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बमबारी की, और इनको अच्छी तरह मालूम था कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान का मुआहदा हो चुका है, ये उनकी उसकी पेशबंदी करने में बिल्कुल नाकाम है। और आज पाकिस्तान सफारती तौर पर दुनिया में तनहा नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर ताने डाले जा रहे हैं अफगानिस्तान की गलत पॉलिसी की वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। हुकूमत की कारकर्दगी से ज़ाहिर अपोजिशन इस वक्त मुतमईन दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर अपोजिशन में भी तकसीम है जिसकी वजह से हुकूमत भी मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGI-SPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर अब पाक फ़ौज का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, और DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में जो भी सरमायाकारी की वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने अफगान क़यादत, फ़ौज और इंटेलिजेंस के जहनों को भी जहर आलूद किया है, और NDS ने पाकिस्तान में
दहशत गर्दी करने के लिए रॉ की मदद की है। दासूल, लाहौर और कोयटा के जो वाक़यात पेश आए उसमें NDS और रॉ के गठजोड़ से अब सब वाकिफ़ हो गए हैं और पाकिस्तान ने दुनिया को अफगानिस्तान में स्पॉयलर्स के किरदार के बारे में बताया। कलअज़म TTP पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती रही और जिसका जो मामला पिछली अफगान हुकूमत के साथ उठाया गया, लेकिन अशरफ गनी की मोदी नवाज हुकूमत ने इस मामले पर कुछ नहीं किया। DG ISPR ने कहा कि अफगानिस्तान के तनाज़े में सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान को हुई है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा 152 अरब डॉलर्स का मुआशी नुकसान हुआ है। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्ज़े को 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ धमाके हुए उसमें हलाकतें हुई, उसके बाद वहाँ की सूरत हाल अब तेज़ी से बदलती हुई एक बार फिर महसूस हो रही है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पहले से क्लियर था कि जिस हुकूमत को भी अफगान अवाम सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करेगी। पाक फ़ौज का मौक़िफ़ भी आज सामने आ गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो कार्रवाई हुई है अफगानिस्तान में, जिस तरह धमाके हुए, उसके बाद सूरत हाल एक बार फिर ख़राब हो सकती है। मुस्तकबिल में क्या इसके असरात पाकिस्तान पर कुछ पड़ सकते हैं? ऐसे इम्कानात आप देख रही हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जाहिर है कि जब ये सूरत हाल अफगानिस्तान में तब्दील होनी शुरू हुई थी तो तमाम लोगों का ख्याल था कि अगर सूरत हाल मखदूश हुई, सिविल वॉर की सिचुएशन हुई, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा और इसीलिए पाकिस्तान ने एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी पहले ही वज़े कर ली थी जिसके 2 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम थे। एक था बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसपे हमने वॉर फुटिंग पे फेंसिंग की, और दूसरा था रेफ्यूजी मैनेजमेंट मैकेनिज्म, जिसमें हम कह रहे थे कि हम इरानियन मॉडल परसू करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हमारी ज़मीन पे रेफ्यूजीज ना आए, क्योंकि अब हम उसको किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते इस बोझ को। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े शुरू से रखा और इसी हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी भी वज़े की। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी भी है और एक स्ट्रैटेजिक विजन भी है कि वो अफगानिस्तान के साथ आगे चल के किस तरह सूरत हाल को आगे बढ़ाएगा। और उसका भी इशारा ISPR ने किया, जहां उन्होंने कहा कि जो रिकग्निशन है तालिबान की या उनकी हुकूमत की या उनकी कैप्चर ऑफ पावर की, वो इन टाइम होगी कि सूरत हाल किस तौर डेवलप होती है। लेकिन जी आप बात कंप्लीट करें। एक जुमला आपसे कह दूं, जो बात आपने की कि कल जो वाकया हुआ है, मेरी आज सुबह 2 बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से काबुल में बात हुई। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि आप 2 काबुल देख रहे हैं, एक वो काबुल है जो एयरपोर्ट के अराउंड है और एक वो काबुल है जो शहर है। और जो शहर काबुल है वहाँ ट्रैफिक भी चल रहा है, दुकानें भी खुली हुई हैं, जिंदगी भी नॉर्मल है, TV चैनल्स भी फंक्शन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के अराउंड एक एलिमेंट ऑफ फ्रेंजी है, अनरेस्ट है, केओस है। लेकिन ये बात भी अहम है कि जो तालिबान ने अपना बयानिया जारी किया, उन्होंने कहा जिस इलाके में धमाके हुए वो इलाके हमारे कंट्रोल में नहीं थे, वो फॉरेन फोर्सेस की कंट्रोल में थे। और अब उन्होंने वहाँ पे भी गैर मुतलका अफराद की एंट्रेंस को संजीव मैनेज करने की कोशिश की है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो रश टू गेट आउट है, ये एक एलिमेंट है जो इस एग्जिट का हिस्सा है और इसको मैनेज करना तालिबान से ज़्यादा उनका ऊपर बनता है जो ये कर रहे हैं। अहम बात ये कि तालिबान किसी को निकलने से रोक नहीं रहे, वो इसे डिस्करेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा ना कीजिए, लेकिन उन्होंने कोई कतगन पाबंदी नहीं लगाई कि आप मत जाएं। तुर्खम बॉर्डर्स भी फंक्शन है, चमन बॉर्डर्स भी फंक्शन है, हम तो वीजे भी और पेपर्स भी दे रहे हैं, होटल्स हमने बुक कर लिए हैं, इस्लामाबाद में हम लोगों को आने दे रहे हैं और तालिबान उनको निकलने दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये उसके बाद जब जो बाइडेन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो वो एक बार फिर उन्होंने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया कि हम ये जिसने भी किया हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब जाहिर है वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड उसी सरजमीन पर करेंगे जहाँ ये वाक़या हुआ है, वहाँ एक बार फिर जंग किसी कैफियत हो सकती है। पिछले 2 हफ्तों में तो हालात बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे थे। 31 अगस्त की डेडलाइन पर तालिबान भी अब कायम है, अफगान तालिबान। अगर उस डेडलाइन तक इनखला नहीं होता तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी इन धमाकों के बाद? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि डेडलाइन एक्सटेंड होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा ज़रूर है कि हम फौज भेजेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनको पेंटागन की एडवाइजरी है कि 31 से आगे वो ना रुकें। ISIS का थ्रेट है जिसको मैनेज करने के लिए भी उन्हें तालिबान की कोऑपरेशन दरकार है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या कोई और वेस्टर्न कैपिटल इस पोजीशन में है कि वो एक बार फिर अफगानिस्तान में फोर्सेस कमिट करे
और अगर वो एयर एयर सर्वेलेंस भी करेंगे या वो बॉम्बिंग भी करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि फिर तालिबान रिटेलिएट कर सकते हैं और सूरत हाल और मखदूश हो सकती है। तो सैनिटरी डिमांड के जिनका कंट्रोल है ग्राउंड पर, उन्हीं के साथ राब्ता किया जाए और उन्हीं से इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। देखिए, असल बात यह है, बाइडेन जितना भी सख्त लहजा इख्तियार कर लें, असल बात यह है कि उन्होंने अपने एग्जिट को सही तौर मैनेज नहीं किया। सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान से निकला था ना, तो उन्होंने 9 महीने लगाए थे पीसफुल एग्जिट में। ये तो एग्जिट ही इंतहाई क्योटिक हुआ है। और बिल्कुल सही बात है कि जिस फौज को इंडिया ने ट्रेन किया, जिस फौज पर पैसा अमेरिका ने लगाया, जिस फौज के पास हथियार अमेरिका के दिए हुए थे, वो फौज 11 दिन भी अफगानिस्तान में तालिबान को रेजिस्ट नहीं कर सकी। और इस वक्त किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। मतलब इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो आ जाए, अगर वो तालिबान को फाइट नहीं कर सकी, दे हैव जस्ट डिसअपीयर्ड। और दैट इज अ ह्यूज फेलियर। डॉक्टर साहब, ये इंडिया की ट्रेनिंग की वजह से ही है कि ये इस वक्त फौज हमें वो गायब नजर आ रही है। और कल के वाकये में क्या कहीं रॉ या इंडिया का कहीं कोई हाथ इस तरह का हो सकता है सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए? देखिए, इस वक्त तो ISIS ने उन धमाकों की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा, कबूल कर लिया इस बात को कि उन्होंने ये धमाके किए हैं। लेकिन आइंदा जाके क्या इंडिया इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इंडिया बिलखुसूस इस वक्त तो उसी सफ में शामिल है जिस सफ के आगे हम लिखते हैं कि ये स्पॉयलर्स हैं अफगानिस्तान में, जो हसूल अमन के हामी नहीं हैं, जो तालिबान को कामयाब होता नहीं देखने चाहते। अगर आप वहाँ पर लोगों का नाम लिखना, ममालिक का नाम लिखना शुरू करें तो शायद सर फहरिस्त नाम भारत का होगा। सही, चलो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्ट सीनियर एनालिस्ट जो थी। जो सिचुएशन इस वक्त अफगानिस्तान की है, इस पर उनका तज्जिया आपने देखा। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।